बताइए कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे जो मैथ का आपका क्लास 10th का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें प्रश्नावली 4.1 के पहले सभी सवालों को बताया गया है। आज आप लोगों को हम जो पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का ही दूसरा नंबर के सभी सवालों को हम पढ़ाने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतने इम्पोर्टेंट है कि अधिकतर इस सवाल आए हैं। ठीक, तो अभी जैसे आपका ये चौथा नंबर सवाल रेलगाड़ी वाला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसीलिए उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो चौथा नंबर सवाल है। और आपको बताएं कि आपका ये पहला और दूसरे को भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो हैं छोटे में लेकिन वाकई में दिमागी सवाल हैं। तो यूपी बोर्ड के बच्चों में यही चीजें होती हैं कि उनको ये नहीं समझ होता है कि मतलब कैसे क्या किया जाए। ठीक, तो आप परेशान ना होइए, वीडियो को अंत तक देखिए, जितना हो सके उतना चैनल का सपोर्ट करिए। उम्मीद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। मैथ का क्लास आपसे वादा किए थे कि बहुत जल्दी लेकर आएंगे, परमानेंट पढ़ाएंगे। और मैथ ही नहीं, आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बढ़िया से तैयारी मैथ की भी, बढ़िया से तैयारी साइंस का भी, और बढ़िया से तैयारी एकदम और बढ़िया ढंग से कि केवल सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा सोशल साइंस का। तो जितने बच्चे वीडियो को देखे कमेंट में जरूर बताएं कि सब सोशल साइंस जल्दी से जल्दी पढ़ाइए। जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा मैं पढ़ाऊंगा नहीं यूट्यूब पर अपने। ठीक, समझ में आई कि नहीं आई? तो अब सीधे सीधे हम लोग फालतू बात ना कर आते हैं अपने सवाल पर, देखते हैं। देखिए बाबू, दूसरे का जो पहला नंबर सवाल है, सवाल यह है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। यानी क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल में क्या होता है, का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जिसमें से आपका कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगना भी है और दुगने से 2 अधिक भी है। बात को समझिए। ठीक, तो हमें उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बेटा सवाल लगाने का तरीका आपको बता दे कि कैसे लगाना है। आपको लगाना है सवाल कि जो आपसे पूछेगा आप उसी को मानेंगे, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आपको यह समझना है, सवाल को बहुत गंभीरता से पढ़ो। सवाल कह क्या रहा है उसके भाव को पकड़ो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि एक भूखंड, एक आयताकार भूखंड यानी एक आयताकार जमीन है जिसका क्षेत्रफल 528 है, और उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना भी है और 2 अधिक भी है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आगे का क्लास चालू करते हैं और ध्यान से समझिए आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना भूखंड का चौड़ाई। अच्छा, जब लंबाई चौड़ाई से दुगना है तो पहले चौड़ाई पता होना चाहिए। ठीक, तो हम पहले भूखंड का क्या ज्ञात करेंगे, चौड़ाई। तो माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x। अब लंबाई आराम से निकाल लेंगे सर, कैसे? दुगना कर देंगे और 2 से दुगने से 2 अधिक कर देंगे। तो अब हम लोग करने वाले क्या है, तथा भूखंड का लंबाई बराबर दुगना करना, चौड़ाई की दुगना है तो 2x, और दुगने से 2 अधिक है तो +2। समझ में आई बात कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, अब कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो हम लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 528। अब इसको लगाएंगे कैसे? अच्छा, भूखंड मेरा है कैसा, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, यानी भूखंड का सेंस यहाँ आयत से है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आई कि नहीं आई? बराबर क्षेत्रफल दिया है 528। ठीक, चुटकी भर में आप लगा लेंगे इसको, बस बातों को सुनिए ध्यान से। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब लंबाई हमारा कितना दिया है, लंबाई हमारा दिया है 2x + 2। अच्छा, चौड़ाई गुरुजी कितना दिया है, चौड़ाई दिया है x बराबर 528। तो अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब हम 2x का गुणा x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, और x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x²। तो पहले हम 2x चाहे जिसमें कर ले, कोई दिक्कत नहीं। x का गुणा 2x में किया, क्या हो गया 2x²,
प्लस है, प्लस लगा देंगे, x का गुणा 2 में किए तो ये हो गया 2 बराबर 528। अब इसको इधर ढकेलिए, इधर लाइए, आइए समझ में आया कि नहीं। इधर जब लाएंगे तो ये हो गया 2x² प्लस 2 माइनस 528। ये आपको मिल गया द्विघात समीकरण, यही हो गया आपका उत्तर। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बहुत छोटे में बता दिया हूं, परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है तुमको। समझ में आई बात? आगे की बात चालू करते हैं सवाल नंबर दूसरे को। लेकिन इस सवाल से जुड़ी एक बात बता दें, आपके उत्तर माला तक यही दिया है, आपको लगाना भी यहीं तक है। लेकिन रियल में आपको अगर ये पता करना है कि सर लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, तो इसका आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करना है अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर गुणनखंड सिखा दीजिए, तो आपको बता देंगे। आप छोटे बच्चे होंगे, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हो, ठीक, तो गुणनखंड आपको आना चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो हम है ना आपको सिखाएंगे, आप बताइएगा। आगे का सवाल सीखते हैं। सवाल कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, पॉइंट को समझो, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक यानी द्विपूर्णांक है, लेकिन वो दोनों कर्मागत हैं। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। लेकिन यहाँ जो पूर्णांक आपको मानना है वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक। और उन धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306। तो हमें वह पूर्णांक ज्ञात करना है। अब हमने आपको सवाल का पॉइंट बता दिया, बाबू तुम सवाल लगाएगा कैसे, तो तुमको मैंने बताया है कि तुम लगाने से पहले तुम ये समझ, तुमसे पूछा क्या है, पूछा है पूर्णांक, तो हम उस पूर्णांक को पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे माना, माना वह धन पूर्णांक, वह धन पूर्णांक, पूर्णांक x है। लेकिन पूर्णांक है कितने, दो। तो माना वह धन पूर्णांक x, यानी पहला पूर्णांक है x, आप पहला लिख दीजिएगा। तथा तथा दूसरा धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या है, कर्मागत है, ठीक, कर्मागत है। तो क्या हो जाएगा, कर्मागत यानी कर्म से आने वाला। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कर्म से। लेकिन 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12, ये कर्मागत नहीं है, ठीक। तुमको छोटा छोटा बात बताते चलेंगे, कोई दर्द पीड़ा होगा नहीं करेगा तुमको कि ये नहीं समझ में है, ठीक। अगर होगा तो बताइएगा, फिर दूसरा मामला है, कोई अगर हो रहा है तो समझ में है कि नहीं। तो दूसरा धन पूर्णांक x+1 होगा। अच्छा, इन दोनों धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306। तो हम लिखेंगे दोनों धन पूर्णांकों का, दोनों धन पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, 306। अच्छा, वो दोनों धन पूर्णांक हैं क्या, x और x+1, यही दो तो हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 306। तो अब इसका गुणा यहाँ कट मारेंगे, यहाँ कट मारेंगे। तो जब यहाँ कट मारे तो क्या हो गया भैया, x², और इसका यहाँ किए तो हो गया ये x बराबर 306। 306 को इतने लाते हैं इधर, तो ये हो गया x² + x - 306 बराबर 0। भैया तुम जैसे द्विघात समीकरण प्राप्त किया तैसे तुम्हारा आंसर। आगे तुमको बहुत ज्यादा लिबिल करने की जरूरत है ये नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आगे कि नहीं आ गई। तो सबसे पहले आप इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे फिर आगे मैं आपको बताता हूँ सवाल नंबर दूसरे का तीसरा और चौथा। तीसरा सवाल क्या कहता है कि देखते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान से बात को यहाँ ये समझेंगे कि एक लड़का है रोहन, और उसकी माँ जो है और रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। और 3 वर्ष बाद, मैं आपको बताऊं, जब बात करेगा बाद की या पश्चात की तो आप प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, और जब पूर्व की बात करेगा तो आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समझ में आई कि नहीं? तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी दोनों के आय में 3 जोड़ देंगे तो उनके आय का गुणनफल 360 हो जाएगी। अच्छा बाबू, इसको लगाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि पूछ क्या रहा है।
तो हमसे पूछ रहा है क्या, रोहन की वर्तमान आयु। गणित लगाने का आसान तरीका, जो आपसे पूछे उसी को मान लीजिए। क्या पूछा है, रोहन की वर्तमान आयु, तो आप यहां लिखेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन, यहां हल लिख देते हैं भैया, ठीक, रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक। अब हमें तो पता है अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी मम्मी 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26, अगर रोहन 5 वर्ष का है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है तो 31 साल की होगी। तो हमें अंक नहीं पता है ना, मैंने माना रोहन की है कि ना x, तो उनकी मम्मी कितनी है की हो गई x प्लस 26। तो यहां लिखेंगे तथा रोहन की मां का आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इन दोनों के, अब सवाल क्या कह रहा है, ये इतना कहिए ठीक है। अब कह रहा है कि उनके आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या बाबू, 3 वर्ष पश्चात 360 हो, उनके 3 वर्ष पश्चात उनके आयु का अगर गुणा करेंगे दोनों का तो 360 आएगा। तो 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद रोहन की क्या आय होगी, 3 वर्ष बाद उनकी मम्मी की क्या आय होगी। तो बहुत आसान है, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 और इनकी मम्मी की आयु अभी 26 है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 29। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर x प्लस 3। समझ में आया कि नहीं आया, x प्लस 3। और आप लोग क्या करेंगे देखते हैं ध्यान से, 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगा। अच्छा, अभी इनकी मम्मी कितने वर्ष की हैं, x प्लस 26, 3 वर्ष बाद 3 और जोड़ दिए तो ये हो गया x प्लस 29। समझ में आई बात की नहीं आई, x प्लस 29। ये इतना समझ में आ गया आपके। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद के आयु का गुणनफल कितना है, 360। तो अभी 3 वर्ष बाद इनके रोहन की आयु ये है और 3 वर्ष बाद उनके मम्मी की आयु ये है। इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे तो यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 हम यहाँ लिख देंगे। 3 वर्ष बाद रोहन उसके माँ की आयु का गुणनफल बराबर कितना, 360, ये लिख देंगे आप। तो यहाँ हो गया 360। अब इसका गुणा करते हैं बाबू, x का x से मिलाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का 29 से ये हो जाएगा 29x, 3 यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 87, 20 3 7 9 3 27, तो ये कितना हो गया 87 बराबर 360। अब हम क्या करेंगे सर, ये 1x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x और ये 360 इधर आएगा तो 87 माइनस 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 360 में से 87 जाएगा तो 60 गया तो कितना बचा, 327 गया तो 73, तो 273 बराबर 0। यही आपका क्या आ गया समीकरण। जैसे आप द्विघात समीकरण पा गए तैसे आपका सवाल क्या हो गया, लग गया। बात समझ में आई बाबू की नहीं आई? तो हमारे ख्याल से ये सवाल आपके समझ में आ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट नंबर सवाल इस प्रश्नावली का लगाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो आराम से लगाते हैं। कहते हैं बाबू एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है, यानी एक चाल से इसे 180 किलोमीटर हो जाती है। समझ में आया? अब कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होती तो,
यानी कम होती तो, यानी एक समान 480 किलोमीटर चल रही थी। अच्छा, इसमें 8 घंटा हम प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्या कर देते, कम। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम क्या कर देते, कम। तो इसकी चाल कितनी होगी? समझ में आई कि नहीं आई? तो सवाल कह रहा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा लेती है। यानी जब एक समान चाल से 480 किलोमीटर वो चल रही थी तो ठीक था, लेकिन उसमें जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मैंने क्या कर दिया, कमी, तो वह 3 घंटा लेट पहुंचती है। अब मान लो कोई ट्रेन यहां से गई, का बोले मान लीजिए गोंडा से बलरामपुर गई। अब गोंडा से बलरामपुर जाने में जिस चाल से गई 1 घंटे में पहुंची, उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लेट पहुंचेगी वहां। अब कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन लेट पहुंचेगी ना, जस्ट वही बात है। कितना लेट पहुंच रही है, सवाल कह रहा 3 घंटा अधिक समय लेती, यानी 3 घंटा लेट पहुंचेगी। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। तो हम लिखेंगे माना हल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आए कि नहीं? x किलोमीटर यह कह दिए। ठीक, अब कह रहा है कि दूरी कितना दे रखा है, ऐसे लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग सूत्र जानते हैं, तो हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से बात को समझिए। स्टेप फर्स्ट में हम लोग करेंगे कि स्टेप फर्स्ट में क्या किया, हम लोग सूत्र जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर, अच्छा क्या नहीं दिया, चाल दिया है, दूरी दिया, क्या नहीं दिया, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समझ में है कि नहीं? अब दूरी कितना हो गया 480 और चाल कितना हो गया x। समझ में है कि नहीं? अब हम स्थिति दूसरा देखते हैं, यानी स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में कह रहा है कि सब कुछ वही है, चाल उसका वही है, लेकिन चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देना, दूरी अभी भी वही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां भी वही सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा एक चीज बताओ, दूरी तो अभी भी 480 जाना है, बस ये क्या हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो गई, कमी। तो जब ये कमी हो गया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 480 अपान चाल कितना था x, इसमें से क्या घटाएंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी, तो 8 कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये 8 कर दिए, यानी चाल में कमी कर दिए, तो कितना देर बाद पहुंचेगी या कितना समय अधिक लेगी, 3। तो ये 3 की वृद्धि किसमें होगी, जो एक समान चाल था उसमें। अब हम इसको लिखेंगे क्या कि 480 अपान x प्लस 3 बराबर 480 अपान x माइनस 8। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? करेंगे इसको हल करेंगे तो इसके नीचे एक लगा सकते हैं समझने के लिए। तो एक का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 480, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपान x बराबर 480 अपान x माइनस 8। अच्छा बाबू अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 480x। ठीक, और फिर 480 का गुणा x में करेंगे 480, 8 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3840 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 8 का गुणा अब हम किस में करेंगे, इसका गुणा इन दोनों में हो गया, अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस ही, तो 3x स्क्वायर, और इसका यहाँ करेंगे तो माइनस 8 3 24x। समझ में आया कि नहीं? इसका यहाँ किए तो इतना, इसका यहाँ किए तो इतना, इसका इतना किए तो इतना, और इसका इतना किए तो इतना। आपको पहाड़ा पाना आता है। ठीक, अब हम इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 480x। 480x को इधर लाइए तो 480x माइनस 3840 प्लस
3x² माइनस 24x माइनस 480x। अब आप देखिए इसको कुछ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है सर? हम काटने जा रहे हैं। देखिए 480x से 480x क्या हो गया? कट गया सर। अब बचा क्या आपका? अब बचा क्या सर आपका? अब आपका ये बचा 3x² माइनस 24x और माइनस 3840। अब एक काम करिएगा आप लोग, आपका तो देखिए यही द्विघात समीकरण मिल गया, यही आपका उत्तर होगा। लेकिन भैया मैं आपको बताऊं, अभी इसको काट कर और छोटा किया जा सकता है। तो बस एक लाइन है, उत्तर आपका यही मान सकते हो। अब एक लाइन है, आप इसको काटिए और छोटा कर मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए कि हाँ सर काटने के बाद यही आया। इसको छोटा करना है, काट कर छोटा करिए आप। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैथ का क्लास कैसा लग रहा है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, बताइए सारी चीज को। ज्यादा से ज्यादा बाबू चैनल का सपोर्ट करिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। वीडियो को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।